तो बोलो, क्योंकि मुद्दा ये बनता है कि टैक्स कब से लेना स्टार्ट किया गया। अब इसका जब रिप्लाई करना है तो वहाँ हमारे को क्लियर कट हमारे माइंड में कुछ थॉट्स होने चाहिए। जब भी हम आंसर करें तो सामने वाला हमें क्रॉस ना कर पाए। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ आगे काम करती है, बदले में रिवार्ड देते हैं, या वो जस्ट उन्होंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया होता है कि भाई इतना टैक्स पे करना पड़ेगा और हम पे कर देते हैं। कोई एक्सक्यूज तो नहीं होता ना टैक्स देने में। भाई मोबाइल परचेस करने के या कोई भी सामान परचेस करने के अगर आपको वहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 28% टैक्स देना है तो देना है, 18% टैक्स देना है तो देना है, कोई एक्सक्यूज तो होता नहीं है। और वो पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उसको अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली क्या करती है? खर्च करती है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत मेहनत करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं और फिर कंट्री का वेलफेयर उससे करते हैं। मेहनत कौन करता है? आम पब्लिक करती है। वो पैसे कमाते हैं, उनमें से एक पोर्शन गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उससे अपने तरीके से जो उनकी पॉलिसीज और प्लान होते हैं खर्च करते हैं। अंग्रेजों ने भी हमसे लगान लिया, उसको भी हम टैक्स के फॉर्म में जान सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों से पहले जो राजा महाराजा रहे उन्होंने भी हमसे पैसा लिया ही था, और तभी वो डेवलपमेंट कर पाए। ताजमहल किसने बनवाया था? किसने? और बनाया किसने था? मजदूरों ने बनाया था। बनवाया शाहजहां ने था। शाहजहां ने अपनी खून पसीने की कमाई से बनवाया था। बहुत मेहनत करी। शाहजहां सुबह से लेकर शाम तक हल चलाता था। फिर मुमताज महल को बोला कि देखो मैंने अपनी कमाई से जो पैसे इकट्ठे किए उससे आपके लिए ताजमहल बनवा रहा हूँ। बेटा बात सुनो, लॉजिक है, आगे फिर रिप्लाई नहीं कर पाओगे, भूल जाओ कुछ टाइम के बाद। ये स्टोरी नहीं है, जस्ट ये आपको मैं ये पॉइंट डाल रहा हूँ कि पुराने टाइम में कोई भी राजा रहा हो या महाराजा रहा हो, खुद तो कमाया नहीं था। पैसे किससे लिए? पब्लिक से, आम पब्लिक से। भाई टैक्स आम पब्लिक पर लगाया, आम पब्लिक से कलेक्शन किया, और फिर ताजमहल बनवा दिया अपनी पत्नी के लिए। भाई आम पब्लिक के लिए कुछ करते तो ये कहीं ना कहीं वो जस्टिफिकेशन भी होता। तो पुराने टाइम के राजा महाराजा के लिए कोई डेवलपमेंट नाम की थिंकिंग तो उनके माइंड में थी नहीं कि पब्लिक के लिए रोड बनवा दो, पब्लिक के लिए ब्रिजेस बनवा दो। बोला नदी को तैर के पार कर लो, और रास्ते बारिश के मौसम में इंजॉय करो, उसमें कीचड़ वगैरह का क्रीम वगैरह अलग से लगाने की जरूरत है नहीं तुमको। गर्मी के टाइम में धूल का आनंद लो। तो पुराने टाइम के रास्ते भी आपने देखे होंगे, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो डेवलप करवाते नहीं थे। बस इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही डेवलप होता था, उनका खुद का महल। उन्होंने बिल्डिंग्स बना बना के खड़ी कर दी, उन पर अपने नाम डाल दिए कि हमने बनवाई, जबकि वास्तविकता में वो पैसा किसका था? पब्लिक का। लेने के तरीके सबके अलग हुआ करते थे। कोई किसी एक सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट कर पा रहा है, तो कोई राजा ऐसा होता था कि भाई मेरे पास पावर है तो जैसे मर्जी किसी से मैं पैसे छीन लूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको ऑर्डर पास कर दूंगा उसको पैसे आकर देने ही पड़ेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी बड़े लेवल पर जिसने शासन किया होगा उसने अपनी मेहनत से खेतों में हल चला करके या कोई मैन्युफैक्चरिंग करके या सर्विस दे करके तो पैसा कमाया नहीं होगा। वो शासन को चलाने के लिए पैसे किससे कलेक्ट किया करते थे? पब्लिक से। खर्चों के लिए पैसे कलेक्ट किससे किया करते थे? पब्लिक से। उसका नाम चाहे टैक्स ना हो, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें टैक्स के शेप में ही थी, टैक्स के फॉर्म में ही थी। हम ये नहीं कह सकते कि वो टैक्स नहीं था। तो जब भी टैक्स की शुरुआत की बात हो कि सर टैक्स कब से लिया जाता है, बोला कि सर ये डिफाइन नहीं हो सकता। जब से ह्यूमन सभ्यताएं कहीं ना कहीं रही हैं, टाइम टाइम पर कल्चर्स, ह्यूमन कल्चर्स रहे हैं, अलग अलग सभ्यताएं रही हैं, जब जब से कहीं ना कहीं टैक्स के टाइम टाइम पर इंसिडेंट देखने को मिलते रहे हैं। आपने एक मूवी देखी होगी बेटा, मोहन जोदाड़ो करके मूवी आई थी एक, शायद एक्टर का नाम था ऋतिक रोशन। उस मूवी में भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस होता था, एक सिटी होती थी, उस सिटी में जाकर के लोग अपना सामान सेल करने जाया करते थे, और सामान सेल करने के बदले उनको एक टैक्स देना होता था, एक कर देना होता था उस पर्टिकुलर सिटी में। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग टाइम पर, जिन्हें सभ्यताएं बोल सकते हैं, इंग्लिश में कल्चर बोल सकते हैं, जो चीज़ें डेवलप हुई वहाँ पब्लिक ने जब भी ट्रेड किया
या पब्लिक उस कल्चर का पार्ट रही, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो वहाँ का शासक था उसे फंड दिया, और वो फंड चाहे टैक्स के नाम से लिया या फिर नहीं लिया, वो डायरेक्ट फॉर्म में था या इनडायरेक्ट फॉर्म में था, क्योंकि अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हमने समझा ही नहीं था, लेकिन टैक्स का एग्जिस्टेंस जब से ह्यूमन लाइफ्स रही हैं, इंसानी सभ्यताएं रही हैं, तो तब से जगह जगह टैक्स के इंसिडेंट देखने को मिलते रहे हैं। तो टैक्स की अगर शुरुआत की बात करें तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई अंग्रेजों के टाइम से ही था या किसी एक पर्टिकुलर टाइम से था। जब जब से इंसान रहे तब तब से टैक्स रहा है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्मेट की, तो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद संविधान बना, संविधान जब बना बना तो फिर हमारे यहाँ पर धीरे धीरे एक्ट पास होते चले गए, और अब हमारे यहाँ कोई भी टैक्स लिया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर लेकर के एक्ट पास होते हैं पहले, और फिर वो एक्ट के प्रोविजन सारी पब्लिक पर सिमिलरली एप्लीकेबल होते हैं, सारे के सारे पब्लिक को उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली टैक्स देना होता है अगर टैक्स देना है। आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर पर एक लेटर आ गया कि आपको बस इतना अमाउंट भिजवाना है, नो क्वेश्चन ऑन दैट, ऐसा नहीं हो सकता आपके ऊपर। आप एक क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो आपको टैक्स देना है, फॉल नहीं करते तो टैक्स नहीं देना। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऐसा अमाउंट जो मोस्ट ऑफ द टाइम पर जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को संभालने वाले या हमारे शासन प्रशासन की व्यवस्था या कहीं ना कहीं हमारा कह सकते हैं एक तरीके से जो जुडिशरी सिस्टम को संभालने वाले जो भी शासक हुआ करते थे, वो अगर आपसे कुछ अमाउंट के फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पर उसे हम टैक्स का नाम दे सकते हैं। बट आज के टाइम में एक टैक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे कि टैक्स की एक्चुअल या नॉर्मली अगर डिफाइन करना हो तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स, तो उसमें हम क्या कन्वे करेंगे, ये मुद्दे हम यहाँ पर उठा के चलेंगे। लेकिन अगेन एक सिंपल शब्दों में आप समझो तो आज भी टैक्स गवर्नमेंट के थ्रू ही लगाया जाता है, आज भी टैक्स हमारे राजा महाराजाओं के थ्रू ही लगाया जाता है। हमारे राजा महाराजा कौन हो गए भाई? देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह हो गए, जो यहाँ पर हम जिन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं। हालांकि सिस्टम अलग है, आज की डेट में हमारा सिस्टम अलग है, चयन करने का सिस्टम अलग है, कोई भी राजा बन सकता है, एक आम पब्लिक से भी राजा बन सकता है, जो चुनाव में जीतेगा वो राजा बन जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट जब बन जाती है तो वो गवर्नमेंट फिर हमारे ऊपर क्या करती है? टैक्स इम्पोज करती है। तो एक जनरल सेंस में बात करें, एक पर्टिकुलर कंट्री को चलाने के लिए जो पब्लिक से फंड इकट्ठा किया जाता है उसे हम टैक्सेशन का नाम दे सकते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि सर तो फिर इस तरीके से हम अपने मोहल्ले को या अपने गांव को या अपने आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए पब्लिक से लूट खसूट करना चालू कर दें, बंदूक लेकर निकल जाएं घर घर में और धन इकट्ठा करना चालू कर दें, और हम एक एक्सक्यूज़ दे दें कि हम तो डेवलपमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या उसे टैक्स बोल सकते हैं? बोला कि हम एक एरिया को संभाल रहे हैं, जैसे होता है ना कि डॉन टाइप की, इस एरिया में मेरी चलती है, ये मेरा इलाका है, ठीक है, ऐसे करके बात करा जा रहा है। तो अगर आप अपने इलाके को डेवलप करने के लिए पब्लिक से पैसे लूट रहे हो तो क्या उसे टैक्स का नाम दिया जा सकता है? तो फिर टैक्स की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, उसके बाद ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद ही हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि टैक्स ये है, ये टैक्स नहीं है। तो चलो बेटा एक बार ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ टैक्सेशन कहाँ से मिला। हालांकि ओरिजिन आपको समझ में आ गया होगा, टैक्स किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो वर्ड टैक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो, जिसका मीनिंग होता है टू एस्टीमेट, यानी एस्टीमेट से कहीं ना कहीं ये एक टैक्स लिया गया कि भाई ऑन एन एवरेज एक एस्टीमेट लगा करके पब्लिक से एक अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो। तो लैटिन टर्म टैक्सो से लिया गया, ऐसा करके आप बता सकते हैं। बोला एंशियंट टाइम की बात करें तो टैक्सेशन बिगेन विद द अर्ली सिविलाइजेशंस। बोला जैसे जैसे सभ्यताएं आती रहीं, सिविलाइजेशंस आते रहे, वैसे वैसे टैक्स हमारा उनके साथ साथ देखने को मिलता रहा। जब भी हम बात करते हैं टैक्स के लेकर के, तो टैक्स या तो शुरुआती टाइम पे गुड्स के फॉर्म में या सर्विसेज के फॉर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम पर पे किया जाता था। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने एक लाइन लिखी है कि शुरुआती टाइम पर राजा महाराजाओं को जो टैक्स पे किया जाता था गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में, ऐसा क्यों जी? उस टाइम पर करेंसी ही नहीं होती थी, और आपने पढ़ा भी होगा शुरुआती टाइम पर कि
इनिशियल टाइम पर हम कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, वाटर सिस्टम हमारा चला करता था। तो ऐसे केस में जब हमारे पास करेंसी नहीं थी तो करेंसी के फॉर्म में टैक्स कैसे दे सकते हैं? आज के डेट में हमारा एक प्रॉपर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने करेंसी इशू कर रखी है, उसे लीगली एक टेंडर के तौर पर डिक्लेयर कर रखा है कि भाई इसमें ही आप लेन देन करोगे। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में आज हमारे लिए कन्वीनियंट है कि भाई करेंसी में टैक्स दे दो। लेकिन पुराने टाइम में जब करेंसी नहीं थी तो गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में, सम टाइम गुड्स के फॉर्म में, सिल्वर कॉइन्स के फॉर्म में, गोल्ड सिल्वर या वैल्यूएबल आइटम्स के फॉर्म में टैक्स पे किया जाता था। आपने पुराने टाइम के सीरियल्स वगैरह देखते होंगे तो अक्सर करके उनमें देखा होगा, जैसे कोई एक नया पर्सन किसी राजा से मिलने जा रहा है तो गिफ्ट के तौर पर बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स लेके जाया करता था। तो वो वैल्यूएबल आइटम क्या था? एक तरीके से राजा को खुश करने के लिए टैक्स ही हो गया, हाँ है ना। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं, वो पुराने टाइम में जो टैक्स पे किया जाता था तो बेसिकली गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में। पर्पस होता था इन एक्सचेंज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन मिलेगा, साथ ही साथ में पब्लिक सर्विसेज भी आपको मिल पाएंगी। तो बोला इसके बदले राजा आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया करते थे। धीरे धीरे अगर मिड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो बाद में जाकर के इसे मॉनेटरी टैक्सेस में कन्वर्ट कर दिया, लीड टू फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न टैक्स सिस्टम। और मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक साइंस धीरे धीरे डेवलप हुआ, टैक्सेशन एक ब्रॉडर पर्पस के लिए इस्तेमाल होने लगा, और साथ ही साथ में एक सरकार को चलाने के लिए, एक स्टेट को चलाने के लिए की रेवेन्यू के तौर पर टैक्स जाना गया। इन्होंने बोला इन्हीं सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक गोल्स को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न टाइम में कहीं ना कहीं टैक्सेस का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से किया गया। 19th और 20th सेंचुरी की बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में बहुत बड़े लेवल पर चेंज आया। जैसे पुराने टाइम पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया करता था, आज की डेट में सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। तो जब खर्चा ज़्यादा है तो फिर टैक्सेस भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा लगेंगे। तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला पब्लिक एक्सपेंडिचर में। तो टैक्सेशन और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में या गोल ओरिएंटेटेड फॉर्म के तौर पर कलेक्ट किया जाने लगा। आज की डेट में कुछ टैक्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक पर्पस से कलेक्ट होते हैं, जैसे कई बार एजुकेशन सेस लगाए जाते हैं टैक्स के तौर पर, तो वो एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, राइट। कुछ जनरल पर्पस टैक्स होता है तो गवर्नमेंट उसे कहीं भी खर्च कर सकती है, बट जैसे गोल स्पेसिफिक होता है कि भाई ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है तो हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में ही उस पैसे का इस्तेमाल होगा। ओवर द टाइम अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने बोला टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्टेट के फंक्शंस के साथ में टाइम टाइम पर डेवलप होता रहा। और शुरुआती टाइम पर प्राइमेटिव सोसाइटी से लेके मॉडर्न इकोनॉमी तक ये टैक्सेशन में काफ़ी ब्रॉडर लेवल पर चेंजेस देखने को मिले। तो इस सारे पैराग्राफ से जो मैंने एक जनरल बात आपको कन्वे करी थी कि पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम से टैक्स कलेक्ट हो रहा है और धीरे धीरे अभी हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में टैक्स लगा रहे हैं, जिस पर हमने बातचीत करनी है अपने सारे सिलेबस में ही उस टैक्सेशन सिस्टम को क्या करना है? स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका एग्ज़ाम के लिए कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। इस पैराग्राफ का 0.001% भी आने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल एग्ज़ाम वाले दिन आप इसको क्रक्स से रिवाइज कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कि भाई ओरिजिन कहाँ से हुआ, लैटिन वर्ड टैक्सो से हुआ। एंशियंट टाइम में गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में टैक्स होता था, मिडिएवल पीरियड में पहुंचे तो मॉनेटरी टैक्सेस में कन्वर्ट हो गया और मॉडर्न बेस बना। और मॉडर्न टाइम की बात करेंगे तो की रेवेन्यू और सोशल इकोनॉमिक टूल्स के तौर पर टैक्स को इस्तेमाल किया जाता है। 19th और 20th सेंचुरी में स्पेंडिंग में इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो टैक्सेशन सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते चले गए, और ये कहीं ना कहीं जैसे जैसे स्टेट्स की नीड और इकोनॉमी की नीड रही हैं उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव रहा है। अगला मुद्दा आता है कि सर ये आपने टैक्सेशन सिस्टम की बात कर ली और मोटे मोटे तौर पर हमें थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया है कि भाई टैक्सेशन सिस्टम अल्टीमेटली गवर्नमेंट के थ्रू जब आपसे अमाउंट कलेक्ट किया जाता है तो उसे टैक्स के फॉर्म में हम कहीं ना कहीं एज्यूम कर लेते हैं, टैक्स एज्यूम कर लेते हैं, और दूसरा वही पैसा पब्लिक एट अ लार्ज पर खर्च होता है। बट गवर्नमेंट के अलावा लेट सपोज हम सब मिल करके अगर किसी एरिया का वेलफेयर करना चाहें, डेवलपमेंट करना चाहें,
और हम किसी के पास पैसे मांगने जा रहे हैं, हमें कोई पैसे नहीं दे रहा, फिर हमने हथियार निकाले, बंदूक निकाली, पिस्टल्स निकाली और बोला कि चलो अब तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया के डेवलपमेंट के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, इवन तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। जो टैक्स देगा वो बच जाएगा, जो टैक्स नहीं देगा उसको गोली पड़ेगी। तो ऐसा करके हम बात करने लगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसे टैक्स कलेक्शन कह सकते हैं? क्या इस अमाउंट को टैक्स बोला जा सकता है? बोला इसे टैक्स नहीं बोला जाएगा, ये तो फिर हफ्ता वसूली हो गई एक तरीके से। तो ऐसे केसेस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ टैक्स की डेफिनेशन आपकी मदद करेगी कि क्या टैक्स है, क्या टैक्स नहीं है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो टैक्स इज अ कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज। मतलब पहली बात तो टैक्स देना कोई चॉइस नहीं होती, अगर टैक्स आपके ऊपर लगा है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो पहला जो पॉइंट आपको निकल के आता है, टैक्स एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होता है, राइट। कार लेकर के आप जा रहे हो, जंगल में किसी ने आपको रोका और आपके साइड में पिस्टल लगाई, बोला कि जो माल है सब बाहर निकालो। चॉइस है आपके पास बचने की, कंपलसरी है या नहीं पैसे देना? तो क्या उसे टैक्स बोल दें? अगर कोई ऐसे बंदूक लगा करके आपसे अमाउंट कलेक्ट करना चाह रहा है तो मुझे लगता है समझदारी इसी बात में, पैसे दे दो भाई, जो है सब ले लो, बट छोड़ दो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अननेसेसरी गोली चला दी तो भगवान के पास जाने से बेहतर है कि पैसे चले जाए। हाँ या ना? चॉइस तो नहीं है ना। अगर कोई गुंडागिर्दी से पैसे आपसे कलेक्ट कर रहा है तो वो आपका ऑप्शन तो आपके पास नहीं होता उधर भी। तो यहाँ तक तो अगर देखा जाए, गवर्नमेंट जो कलेक्ट कर रही है वो भी टैक्स दिखाई दे रहा है, और पब्लिक से कोई ज़बरदस्ती आपसे अमाउंट कलेक्ट कर रहा है बंदूक की नोक पर तो वो भी टैक्स ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे आगे वाला पोर्शन यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज और लेवी imposed by a government on individual और legal entities। यहाँ मुद्दा आ जाता है कि टैक्स एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज होता है, या फिर इसी को लेवी बोल सकते हैं। और ये जो इम्पोज किया जाता है वो किसके थ्रू इम्पोज किया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू। वो जो बंदूक लेकर के रास्ते में पर्सन खड़ा हुआ था, क्या वो गवर्नमेंट है? तो गवर्नमेंट एक पार्लियामेंट्री एक्ट बना करके ही आपसे टैक्स रिकवर कर सकता है, कोई नॉर्मल पब्लिक आपसे टैक्स रिकवर नहीं कर सकती। या कोई भी पर्सन ज़बरदस्ती आपसे अगर कोई पैसे छीन रहा है तो उसे टैक्स नहीं बोला जा सकता। ये बात क्लियर है? तो टैक्स में कोई चॉइस नहीं होती, कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होता है, या इसी को लेवी भी बोल सकते हैं, कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज या कंपलसरी लेवी बोल सकते हैं। और ये जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो किसके थ्रू इम्पोज किया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू ये टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। और टैक्स या तो इंडिविजुअल पर लग सकता है या लीगल एंटिटीज पर लग सकता है। अब सर इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है या माइनर है या मेजर है, कोई भी नेचुरल पर्सन है जो पैसे कमा रहा है उस पर टैक्स लग सकता है। अब ये मत कहना कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो लिखा है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो माइनर पर टैक्स क्यों लगा रहे हो? तो बेटा माइनर अपनी नेसेसिटीज़ के अलावा जनरल केसेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। कॉन्ट्रैक्ट करने ना करने की बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पैसे कमा रहा है तो टैक्स तो उस पर लगेगा। तो उससे कंफ्यूज मत होना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कोई भी नेचुरल पर्सन है अगर वो इनकम कमा रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। आगे जाके बहुत डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, बट यहाँ सिर्फ इतना समझना है टैक्स किस पे लगता है, गवर्नमेंट के थ्रू किस पे लगाया जाता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वर्ड आए तो समझ जाना कि नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन के अलावा पैसे और कौन कौन कमा सकता है? इतना तो बेटा आप पढ़ चुके हो तो थोड़ा मेरी मदद कर सकते हो कि जैसे नेचुरल पर्सन है, राम श्याम मोहन सीता गीता, हम आप जैसे लोग पैसे कमा सकते हैं, मेल फीमेल सब पैसे कमा सकते हैं, हाँ या ना? छोटा बच्चा पैसा कमा सकता नहीं कमा सकता? एक सीनियर एक बुजुर्ग पैसे कमा सकता है या नहीं कमा सकता? वो टैक्स कैसे लगेगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सब इंडिविजुअल में आ जाएंगे।
नेचुरल पर्सन के अलावा कई बार ना बिजनेसेस भी पैसे कमाते हैं, जैसे कि किसी ने कंपनी ओपन कर दी, तो कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी खुद की कमाई होती है, तो उस पर भी टैक्स लग सकता है। फर्म्स, कोई कॉरपोरेशंस हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, ऐसे नो। तो जितनी भी संस्थाएं हैं, एक जनरल वर्ड इस्तेमाल कर लिया हमने, एंटिटीज, लीगल एंटिटीज, जो कि पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है, वो नेचुरल पर्सन तो नहीं है बट वो पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है, वो लोग भी पैसे कमाते हैं, उनके पास भी फंड होता है, वो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो टैक्स ऐसी एंटिटीज से भी लिया जा सकता है। तो टैक्स इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दोनों से कलेक्ट किया जाता है। कौन कलेक्ट करता है बेटा? गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री एक्ट बना करके वो आपसे टैक्स रिकवर कर सकते हैं, हर एक पर्सन टैक्स रिकवर नहीं कर पाएगा। लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें तो नॉन पेमेंट या टैक्स में कोई चोरी कर रहे हैं जिसे टैक्स एवेजन बोला जाता है, या किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपको लॉ के थ्रू पनिश भी किया जाता है। तो मतलब जो भी ये अमाउंट लिया जा रहा है वो किसके थ्रू लिया जा रहा है? लॉ के थ्रू। नहीं पे करोगे, क्योंकि वॉलेंटरली तो है नहीं कि मन करे तो पे कर दो, अदरवाइज पे मत करो, कंपलसरी पे करना है, अगर नहीं पे करोगे तो फिर पनिश भी किया जाएगा। पर्पस की बात करें कि सर टैक्स क्यों लिया जा रहा है, टैक्स क्या हमारा शोषण करने के लिए लिया जा रहा है? शोषण समझते हो ना? हाँ जी, गलत तरीके से परेशान करना, किसी हैरेसमेंट कह सकते हो, शोषण कह सकते हो, किसी भी सेंस में, यानी कि एक आम पब्लिक होने के नाते आपने पैसा कमाया, उसे इंजॉय करने का राइट आपका था। जैसे ही कमाया उस पैसे को कोई दूसरा छीन करके ले गया आपसे, तो वो एक तरीके से शोषण में ही आ गया। लेकिन गवर्नमेंट अगर आपसे यही पैसा जब चार्ज करती है, यही अमाउंट जब चार्ज करती है, तो उसे आप किसी भी तरीके का शोषण नहीं बोल सकते। तो जब भी हम पर्पस की बात करेंगे तो ये पैसा क्यों लिया जाता है, बोला गवर्नमेंट के पास भी एक पर्पस होता है, बस आपको परेशान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया जा रहा। आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करके चलो बेटा, अगर आपने 10 करोड़ रुपए कमाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 10 करोड़ रुपीज अगर आपने कमाए, तो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट आपसे 30% टैक्स चार्ज करेगी। तो इसमें से 3 करोड़ रुपए किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्या 3 करोड़ एक छोटा अमाउंट है? किसी किसी पर्सन की बात करते सारी लाइफ में 3 करोड़ नहीं कमा पाता, और कोई पर्सन ऐसा होता है जो ज़्यादा कमाई कर रहा है, उसका उतना अमाउंट कहीं ना कहीं टैक्सेस में चला जाता है। जब एक मेजर अमाउंट टैक्सेस के फॉर्म में जा रहा है तो परेशानी तो होगी ना। बट बोला ये जो 3 करोड़ रुपए आपसे लिया जा रहा है, इस अमाउंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर्पस स्पेसिफिक है, किसी न किसी पर्पस से लिया जा रहा है। और पर्पस क्या है? बोला कि मेन गोल होता है कि मेन गोल इज टू फंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एट लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल। क्योंकि कई बार गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं लोकल लेवल पर भी होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे हमारे रीजनल लेवल पर भी होते हैं, और नेशनल लेवल पर भी गवर्नमेंट खर्च करती है। उस खर्चे की पूर्ति करने के लिए, उस खर्चे को कहीं ना कहीं सेटल करने के लिए हमको ये अमाउंट कलेक्ट करना ही पड़ता है। अगर गवर्नमेंट खर्च ना करे तो ऐसा पोजीशन कई बार आपको देखने को मिल सकता है कि सुबह आपने अपना घर बनाया और शाम को कोई ब्लास्ट करके उसमें चला गया। हाँ है ना? तो इससे बेहतर है कि आप छोटा मोटा सब मिल करके टैक्स दे दो और अपने कंट्री की प्रोटेक्शन बढ़ा लो। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां आपको ये नहीं पता चलता कि घर से बाहर निकल के तो जा रहे हैं, और वापस आएंगे तो टुकड़ों में आएंगे या साबुत आ जाएंगे, ये आइडिया नहीं रहता। इंडिया में कितना सारा पीस रहता है कि आराम से घर से निकलते हैं हम, टेंशन फ्री घर में जाते हैं, कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो इमीडिएटली 100 नंबर मिला देते हैं, फोर्स आपके पास आ जाती है, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि सुबह आप अपने घर में थे और शाम को किसी ने बोला कि निकलो घर से बाहर, अच्छा लग रहा है घर, हम रहेंगे अब इस घर में। ऐसा कुछ रहता है क्या? तो यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। घर आपने बनाया तो सालों साल इस्तेमाल करते हैं, एक आध कोई एक्सेप्शनल केस हो उसका इलाज पुलिस कर देती है, प्रशासन कर देता है, बट ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रॉपर्टी डेवलप करी तो आप ही इस्तेमाल करते हो ना उसको। हाँ है ना? तो इंडिया में इतना सुख और शांति है, इतना रिलैक्स तरीके से अपना जीवन जी रहे हो, प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हो, किस वजह से? क्योंकि आपने एक ऐसी गवर्नमेंट बना रखी है, उन्होंने सिक्योर सिस्टम आप सारी कंट्री को सिक्योर कर रखा है,
बॉर्डर पर हमारी फोर्सेज हैं, बाहर से कोई आ नहीं सकता, और इंटरनली भी मैंने इस अच्छे से अफेयर्स को कर रखा है। अब बेटा ये काम फ्री में तो होता नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड घर के गेट पर बिठाओगे, आपको सुरक्षा देने के लिए कितने पैसे चार्ज करेगा? कुछ आइडिया है? क्या बोल रहे हो बेटा? 10,000? कहाँ बेटा 10,000 में सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा आपको? 10,000 में तो कोई बुजुर्ग मिलेगा जिसे खांसी की दवाई भी पिलानी पड़ेगी आपको, सारी सारी रात परेशान होता रहेगा, उसका ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा। ये चलो, 10,000 रुपये में एक बहुत नॉमिनल सी अमाउंट होती है, कोई नहीं काम करने आएगा। तो बेहतर कम से कम ये मान के चलो 20,000 रुपये में तो मिनिमम सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। और डिपेंड करता है कि आप कैसा पर्सन एम्प्लॉयड कर रहे हो अपने यहाँ पर। पता चला कोई जिम का बॉडी बिल्डर आपने अपॉइंट कर लिया, तो हो सकता है वो आपको 30-40,000 भी आपको पे करने पड़े। तो मेन मुद्दे की बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक महीने की सिक्योरिटी के लिए हो सकता है आपको अपने लिए 30 से 40,000 खर्च करने पड़ रहे हैं, और सालों साल की सिक्योरिटी पे कितना खर्च करना पड़ेगा, और एक पर्सन आपको सिक्योर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मान के चलो तालिबानी आतंकवादी आ गए, 10-12 आ गए, उठा ले गए, बोला कलम कर दो इसकी गर्दन, तो फिर क्या करोगे उस पैसे का? लेकिन ऐसा हमारी कंट्री में होता है क्या? हिम्मत ही नहीं है किसी की। तो मेन मुद्दे की बात करें बेटा, देखो ध्यान से समझो, टैक्सेशन का पर्पस समझा रहा हूँ, ऐसे से समझा रहा हूँ, कभी शिकायत नहीं होगी गवर्नमेंट से कि क्यों टैक्स हम पे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे जनरली मैं टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आज तक टैक्स पे किया है आप लोगों ने? किसी ने टैक्स पे किया है आज तक? अरे बेटा रिप्लाई करो ना, टैक्स पे किया आज तक? किसने पे किया? आपने पे किया? कहाँ पे? और बेटा किसी का कोई और आंसर, और किसी ने टैक्स पे किया हो? टैक्स पे किया है ना? कई बार ना जनरली ऐसा लगता है, बेटा सुन लो, पीछे वाले बच्चे भी सुन लो, बेटा पीछे जो बालकनी में बच्चे बैठे हुए हैं, आपका भी टैक्स का पेपर 100 मार्क्स का ही आएगा, और आपको भी बिना देखे ही सॉल्व करना है। आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि सर यहाँ पीछे बैठे हैं तो वहाँ भी कहीं कोई एक कॉर्नर ढूंढ लेंगे और हमें इंस्टीट्यूट रिलैक्स कर देगा। सबका एग्जामिनेशन बराबर मार्क्स का ही आएगा, सबको बिना देखे ही सॉल्व करना है। तो मेरा ये कहना है कि जब कई बार हमसे जब क्वेश्चन करा जाता है ना कि टैक्स पे किया या नहीं किया, तो हम इमोशनल हो जाते हैं, बोले अभी तो कमाया ही नहीं तो टैक्स कहाँ से पे करेंगे, जब कमाएंगे तब टैक्स पे करेंगे। ऐसा नहीं होता। टैक्स इंडिया में दो खुशियों के टाइम पर लिया जाता है, और दो खुशी होती हैं हमारी। पहली खुशी होती है जब पैसा आता है, इनकम जब होती है तो हमें खुशी होती है, तो उस खुशी के दौरान हमसे पैसा चार्ज कर लिया जाता है। खुशी में महसूस नहीं होता कि हमसे चार्ज ले लिया गया। और दूसरी खुशी हमें तब होती है जब हम पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करने में खुशी होती है नहीं होती? बोलो ना बेटा। डीजे लगवाते हैं, पेमेंट करते हैं ना उसे, खुशी की वजह से नाचते हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज जैसे घर में आपके भी हुई होगी, तो अच्छा खासा मोटा अमाउंट खर्च करके आते हैं, लेकिन फिर भी मिठाई लेके आते हैं, हाँ या ना? और सारे मोहल्ले में बंटवाते हैं। एक तो बहुत अच्छा खासा, ऐसा तो है नहीं कि मान के चलो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, मम्मी भी रो रही हैं, पापा भी रो रहे हैं, बोला लुट गए सारे, पैसा चला गया सारा का सारा, ऐसा तो नहीं होता ना। उस दिन प्रॉपर्टी खरीदी और अलग से मिठाई और लेके आते हैं और मिठाई बंटवाते हैं, देखो कितना सारा खर्च कर दिया, खुशी होती है। उसी खुशी खुशी में गवर्नमेंट चुपचाप आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, बोले प्रॉपर्टी रजिस्टर करा रहे हो, चलो टैक्स दे दो, अब रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दो। या जब भी हम कोई बड़ा आइटम खरीदते हैं, हमने जैसे कार खरीदी, कार के तौर पर अगर हम बात करें तो कार में ना बेटा 40% टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है। अगर थोड़ी सी बड़ी कार खरीद ली, गरीबों वाली भी कार खरीदी ना, तो भी 40% टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट। और बिल्कुल ही मतलब बहुत छोटी सी कार खरीदोगे उसमें भी 18% टैक्स लगता है आपके ऊपर। अब मान के चलो आप 20 लाख की कार खरीद रहे हो और उसमें 40% टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को। 20 लाख का 40% कैलकुलेट करना, 8 लाख रुपए। मतलब कार कंपनी को 12 लाख गए और गवर्नमेंट को कितना गया? 8 लाख। लेकिन हम तो खुश हैं क्योंकि हमने कार खरीदी है, पैसे गए तो गए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो बीच बीच में अपना क्या कर लिया, टैक्स कलेक्शन कर लिया।
तो कोई भी सामान खरीदोगे, खरीदते टाइम पर टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट कुछ भी खरीद लो, छोटी छोटी वैल्यूज़ पर भी, छोटी छोटी आपके आइटम्स पर भी टैक्स लगता है। और टैक्स जब आपसे लिया जाता है तो उस दौरान आपको महसूस नहीं होता, कंज्यूम करते टाइम पर गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगा दिया जाता है। और जब आपकी इनकम आती है तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, इनकम इतनी सारी आ रही है, इसमें से कुछ टैक्स चला जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। आज की डेट में अगर हम बात करें, एक एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड में रख लेना। कमाने का मन करे तो कमाना, नहीं करे तो मत कमाना, ठीक है। 10 लाख रुपए मान के चलो कमाए आपने मोटे मोटे तौर पे, या एक काम करते हैं 1 करोड़ वैल्यू ले लेते हैं, अच्छा खासा अमाउंट कमाने वाले बच्चे बना देते हैं आपको। 1 करोड़ रुपए अगर आप कमा रहे हो तो मोटे मोटे तौर पर एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, आगे हम बहुत डिटेल में टैक्स के प्रोविजन पढ़ेंगे। 30% टैक्स लग जाएगा तो 30 लाख गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। कितना बेटा बचेगा, कितना? 70 लाख रुपए आपके पास बचेंगे। आपको क्या लगता है ये 70 लाख रुपया से आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं या अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं? नहीं खर्च कर सकते। 70 लाख रुपए पूरे खर्च नहीं करेंगे। 70 लाख जब भी खर्च करेंगे, मोटे मोटे तौर पर 20% तो आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा, नीडेड आइटम में भी 18% जिसे बोला जाता है टेक्निकल। और थोड़ा सा भी लग्जरियस आइटम परचेस कर लिया तो वहीं पहुंच जाते हो आप 40% के स्लैब तक पहुंच जाते हो। 28% तो बेटा आपका जीएसटी का ऑफिशियल रेट है, उसके बाद सेसेस वगैरह लगा करके उसे वो 40% तक पहुंचा देते हैं। और थोड़ा सा और ज़्यादा लग्जरियस खरीद लिया तो और भी कुछ अमाउंट आपके परसेंटेज टैक्स बढ़ जाते हैं। मतलब मैं एक एवरेज ना तो 40% पे लेके जा रहा हूँ, ना आपको 18% या 12 पे ला रहा हूँ। मान के चलो सारा खर्चा करोगे तो एवरेज आपको 30% तो टैक्स पे करना पड़ेगा ना। तो ये जो 7 लाख रुपए है ना, इस 7 लाख रुपए में से भी सारा पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे, इसका भी 30% तो टैक्सेस में चला जाएगा, ठीक है। तो 7 लाख का 30% अगर आप निकाल दो तो 21 लाख रुपए और गए। बचा कितना आपका? बच्चे कह रहे हैं सिर्फ कमाना ही बंद कर देते हैं। 1 करोड़ कमाया और अपने ऊपर खर्च एक्चुअलिटी में कितना खर्च कर पा रहे हो? 49 लाख। मतलब आप ये मत समझो कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाता, आप अच्छा खासा अमाउंट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करते हो। बट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्च भी कर रही है, गवर्नमेंट की सर्विसेज का आप इंजॉय कर रहे हो। और आज से बेटा एक जिम्मेदारी को संभाल के चलना, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना वो सब आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपके पैसे से बन रही है। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को हमेशा अपनी प्रॉपर्टी मानना है, लेकिन घर नहीं लेके जाना उसे, लेकिन उसे सुरक्षित रखना है, तोड़ फोड़ नहीं मचानी, उसे खराब नहीं करना। आप में से आज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो करोड़ों की मेट्रो से चल के यहां पहुंचे होंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो मेट्रो से आ रहे हैं, उन्होंने 2-3 मेट्रो चेंज कर दी होंगी, तो फिर अरबों खरबों तक बात पहुंच गई होगी। तो कितने बड़े व्हीकल से आप कोचिंग पहुंच रहे हो। मान के चलो गवर्नमेंट खर्च नहीं करती तो आप खुद अपने लिए मेट्रो लाइन बिछवा लेते, अलग से मेट्रो खरीद लेते। कितना निवेश, सारी लाइफ नहीं कमा पाते, इतना सारा बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने आपको बना के दे दिया और आप सिर्फ उसका एंजॉय ले रहे हैं। जो बस से भी आ रहे हैं वो भी निराश ना हो, 60-70 लाख की तो वो भी होती है, ठीक है। जो पैदल आ रहे हैं ना वो पिछले वाले स्टॉपेज से चढ़ जाया करें, अगले वाले पे उतर जाया करें, वो भी एक अच्छा अच्छा खासा कन्वेंस से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो पैसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? हमारा पैसा जा रहा है तभी तो। और इसके अलावा आप जब बाहर से चल के आते हो तो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है दिल्ली में, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो बेटा आप कीचड़ में डूबते हुए उछलते हुए मेरे पास पहुंचते, मैं भी पानी का एक पाइप लगवाता, पहले मुंह धोता आपका, फिर पहचानता ये मेरी क्लास के बच्चा है, चल अंदर चल, ये दूसरी क्लास का बच्चा, इसे साइड करो। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन अभी साफ सुथरे बच्चे मेरे को डायरेक्ट मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने आपको बना के दे रखा है, ये हमारे पैसे से बना है। तो अफसोस मत करना कि हमारा इतना पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास, उसका हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है, उसकी हमें फैसिलिटी भी मिलती है। तो मेरा ये कहना था, पर्पस पर अब मैं वापस आ जाता हूँ। टैक्स हमारा जा रहा है नो डाउट, बट उसका पर्पस क्या होता है कि गवर्नमेंट के लॉट मोर एक्सपेंडिचर होते हैं लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उन सारे खर्चों को करना होता है। और वो खर्चे हमारे लिए होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी सुरक्षा में होते हैं, और हमें उसे क्या करना चाहिए? बचाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत गलत करते हैं, जैसे
कोई नाराज़गी है कहीं पर, वो मान के चलो कोई आप धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कई बार गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। वो गवर्नमेंट का कुछ नहीं जा रहा, उसमें तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। एटलीस्ट प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ आपके पैसे से बनी है और आप अपने पैसे से बनी हुई चीज़ को कभी नहीं तोड़ते। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा जो टैक्स जा रहा है उसको गवर्नमेंट खर्च करके हमारे लिए फैसिलिटीज़ डेवलप कर रही हैं, और उन सारे आइटम्स की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, उन्हें साफ़ सुथरा रखना, नीट एंड क्लीन रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है। जैसे मेट्रो में आप जाते हो तो आपने देखा होगा पब्लिक ना एक भेड़ चाल के तौर पर भी कई बार काम करती है। तो जैसे मेट्रो के कोचेज ना एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं, उसके सारे कोने आप देखोगे एकदम साफ मिलेंगे। कोई अगर पान खा भी रहा है तो वो उधर थूकेगा नहीं। लेकिन वहीं वही पर्सन जब इंडियन रेलवे में जाएगा तो उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी। वो सबसे पहले कोना ढूंढेगा कि जिसमें जाके वो लाल पीला कर सके उससे। ठीक है। मेन मुद्दे की बात यह है कि हमको ऐसा भी नहीं करना पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ। अगर हमें गुटखा पान खाने की आदत है तो उसका सिस्टमेटिकली इस्तेमाल करें, बट एटलीस्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को ख़राब ना करें। तो आप जगह जगह ऐसे नमूने आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे जो बहुत गंदे पड़े होते हैं। किस वजह से? हमारे एक सिविक सेंस की वजह से, कि हमारे अंदर वो सेंस नहीं है जो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सके। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी, ऐसा इस चैप्टर में हमें सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट हमारे ऊपर ही खर्च कर रही है। आगे हम बात करते हैं बेटा, पर्पस के तौर पर सपोर्ट करती है पब्लिक सर्विसेज को। जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन का पैसा सपोर्ट करता है पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो कहीं ना कहीं हम टैक्स के पैसे से ही बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे टैक्स कंप्लाइंसेस को लेकर के। तो टैक्स कंप्लाइंस की जब बात करते हैं तो इंश्योर द टैक्स पेयर टू पे द करेक्ट अमाउंट एट द राइट टाइम, इन्वॉल्व द सिक्योरिंग प्रॉपर अलाउंसेज एंड रिलीफ्स। बोला टैक्सेशन के जो प्रोविज़न बने हुए हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे, अगर उसमें आप टाइम से टैक्स पे करते हैं, समय से आप सारी कंप्लाइंसेस को प्रॉपरली कर रहे हैं, तो आपको टैक्स में ना एडवांटेज भी मिलती है, रिलीफ भी मिलते हैं, राहत भी मिलती है, छूट भी मिलती है। लेकिन अगर आप टैक्स के पैसे को टाइमली पे नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट भी लगेंगे, पेनल्टीज भी लगेंगे, आपके खिलाफ केसेस वगैरह भी चलेंगे, तो वो आपको और दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको टैक्स कंप्लाइंसेस का भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्रक्स के तौर पर अगर इस टॉपिक की बात करें, कोई अगर आपसे चलते फिरते आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स, तो रिप्लाई क्या करना है बेटा? मैंडेटरी चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन पर्सन और एंटिटीज। कई बार ना बेटा दिया तले अंधेरा रहता है, इस बात को समझ लेना। अब सारा टैक्स पढ़ लो, रट लिया आपने, एक्सपर्ट बन गए, मे बी पॉसिबल आप एग्जाम भी पास कर लो, बट किसी ने चलते फिरते आपसे ये पूछ लिया कि टैक्स है क्या, तो कई बार बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है कि उसे रिप्लाई क्या करना है इस क्वेश्चन का। जिस चीज़ को पढ़ रहे हो वो आइडिया होना चाहिए कि वो क्या है। तो टैक्स के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो एक ही रिप्लाई देना, और वो क्या रिप्लाई देना है? ये एक मैंडेटरी चार्ज होता है, और किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। किस पर लगता है? पर्सन्स पर या फिर एंटिटीज पर। इतना रिप्लाई कर दोगे, बेस्ट आंसर आपका हो गया। राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीगल ड्यूटी क्या होती है, कि अगर इसको पे करना है, अगर इसकी चोरी करते हो तो वो पनिशेबल होता है। पर्पस होता है पब्लिक सर्विस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए, वो कंप्लाइंसेस हमको इसकी करनी पड़ती हैं। तो जो हमने टॉपिक पढ़े उसका हमने समरी वर्जन लास्टली हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब मुद्दा ये आता है जस्टिफिकेशन टू लेवी टैक्सेस। हालांकि अभी तक जितनी भी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो सारे के सारे डिस्कशन हमारे बेटा जस्टिफिकेशन को लेकर के ही थे। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था वो सारे डिस्कशन जस्टिफिकेशन से कनेक्टेड ही थे। अब यहाँ पर हमने बात करी है कि रेशनली या जस्टिफिकेशन टू लेवी टैक्स, टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे कुछ जस्टिफिकेशन दीजिए। जस्टिफिकेशन वो सफाई हो गई जब आप किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से जब आपसे रिप्लाई पूछा जाता है तो आप वहाँ पर फैक्ट कन्वे करते हो। जैसे मान के चलो कोचिंग क्लास आप आ रहे हो, और कोचिंग क्लास आते टाइम पर आप अपना बैग नहीं ला रहे हो आज, तो घर वाले क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसा पढ़ने जा रहा है जब बैग ही नहीं लेके जा रहा, पढ़ाई क्या करेगा। तो वहाँ सफाई आप देते हो कि आज ना ऐसा करना है, आज वैसा करना है, आज कोचिंग में ये चल रहा है, वो चल रहा है। ऐसी सफाई आप दे करके घर वालों को सेटिस्फाइड करने का प्रयास करते हो। आपसे यहाँ सिर्फ ये बोला गया है कि भाई टैक्स
क्यों लगाया जा रहा है, इसका क्या जस्टिफिकेशन दोगे जिससे सामने वाले को सेटिस्फेक्शन मिले। टैक्सेस की बात करें, टैक्स फंड करते हैं एसेंशियल गवर्नमेंट फंक्शंस को। बोला गवर्नमेंट के जो मेन फंक्शंस होते हैं, जरूरी फंक्शंस होते हैं, उनको फंड करने के लिए टैक्सेशन लगाया जाता है। अब इनकी बात करें डिफेंस एंड वॉर एक्सपेंडिचर। बोला अगर आपके डिफेंस के और वॉर एक्सपेंडिचर जो रहते हैं उनके लिए आप टैक्स इम्पोज कर रहे होते हो। अब इसका अगर ऐसा ना करें तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ टाइम बाद दूसरे कंट्री के पर्सन्स हमारे बॉर्डर्स के अंदर एंट्री लेकर के हमारी पब्लिक पर अत्याचार करना चालू कर दें, पब्लिक की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करना चालू कर दें, लूट करना चालू कर दें, तो वहाँ पर दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने कंट्री को डिफेंस करने के लिए खर्चा करना ही पड़ता है। और इसके लिए कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, दूसरी कंट्री से झगड़े भी हो जाते हैं, काफ़ी लंबे लेवल पर छिड़ जाते हैं और बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो पैसे देगा कौन, पब्लिक ही पे करेगी। लॉ इन्फोर्समेंट एंड पब्लिक ऑर्डर, यानी कि बोला लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपकी प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने घर बनाया, मैंने बोला कि बाहर निकलो मैं रहूँगा इसमें। तो ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ही गड़बड़ हो गई। इसको ठीक करने के लिए आपको स्टाफ रखने पड़ते हैं, फोर्सेस रिक्रूट करने पड़ते हैं, उन्हें सैलरी देना पड़ता है। वो खर्चा कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। और उसके खर्चे को कहाँ से भरपाई होगी, बोला पब्लिक ही टैक्स पे करेगी। तो जब भी कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता तो उसको समझाओ कि भैया हमारे टैक्स के पैसे से ही आपको सैलरी मिल रही है, तो प्लीज़ अपनी ड्यूटी को सिस्टमेटिकली फुलफिल करें। प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, रोड, लीगल टेंडर वगैरह भी निकाले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं गवर्नमेंट्स के। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है। पब्लिक वर्क एंड यूटिलिटीज़, साथ ही साथ में सोशल इंजीनियरिंग इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट ऑपरेशंस को चलाना, और एजुकेशन, हेल्थ केयर और बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन वगैरह की व्यवस्था करना। ये सारे चीज़ों पर गवर्नमेंट लॉट मोर अमाउंट खर्च करती है। और वो सारा अमाउंट कहाँ से कलेक्ट होता है, टैक्सेस के फॉर्म में। तो पहला जो यहाँ पर इन्होंने बोला कि पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन जो हमारा रहा, वो हमारा टैक्स जो हमारा एसेंशियल होता है गवर्नमेंट फंक्शंस को चलाने के लिए। दूसरा क्या होता है कि टैक्स लगाने के पीछे दूसरा रीज़न होता है कि भाई सोशल सिक्योरिटी को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं किसी भी कंट्री में, जैसे पुअर हो गए, डिसेबल्ड हो गए, रिटायर्ड पर्सनस हो गए, इनका ना अर्निंग्स नहीं होती। भाई पुअर क्यों है, क्योंकि उसकी अर्निंग नहीं है। डिसेबल्ड पर्सन ये है कि वो खुद से कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो फूड तो उसको मिलना चाहिए, फूड सेफ्टी तो उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी है। या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है, एक एज के बाद आप काम करने की पोजीशन में नहीं होते तो रिटायर हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचाती है, असिस्ट करती है। तो ऐसे लोगों पर भी पैसा खर्च होता है, और इस पैसे की भरपाई कहाँ से होगी, टैक्सेस से। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना। तो इन्हें दो चीज़ें पढ़ी होंगी आपने 12th लेवल पर, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जब स्मॉल लेवल पर हम काम करते हैं, फर्म लेवल पर, एंटिटी लेवल पर जब हम काम करते हैं, तो उसे माइक्रो एक्टिविटीज़ में रखा जाता है। मैक्रो का मतलब हम जब बड़ी समस्याओं से फाइट कर रहे हैं, जैसे हमारा पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो हम कंट्री लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सारी मैक्रो लेवल एक्टिविटीज़ हो गई। तो उन पर जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, जैसे कि आपके बिजनेसेस वगैरह बेहतर हो जाएं, तो वहाँ भी वो पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस से आता है। ब्रॉडर फंक्शन ऑफ टैक्सेस की बात करेंगे। एक यहाँ पर इन्होंने बोला कि टैक्स केवल एक रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं है, बट टैक्स की मदद से क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम एंड वेल्थ का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि भाई जो ज्यादा पैसे कमा रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लगाओ, और जो पैसे नहीं कमा रहे हैं उनको फैसिलिटी दो। तो होगा क्या, एक पर्सन की तो वेल्थ कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, और जो पर्सन जिनके पास इनकम नहीं है उन्हें फैसिलिटीज मिल रहे हैं, बिना खर्च करे फैसिलिटीज मिल रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी अंबानी अपना ट्रीटमेंट कराने जाते होंगे? पता चला आपको दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाचा नेहरू में अंबानी का बच्चे का इलाज चल रहा है, उधर मिल गया आपको आपके बराबर वाले बेड पर लेटा हुआ। क्या ऐसा होता है वास्तविकता में? लेकिन वो लोग टैक्स तो बहुत ज़्यादा पे करते हैं, लेकिन उसी पैसे से जो हॉस्पिटल में सर्विस मिल रही है किसको मिल रही है? जिनके पास पैसा नहीं है। होता क्या है कि जिनकी पॉकेट में ज़्यादा पैसे हैं वहाँ से फंड को खींचा जा रहा है, निकाला जा रहा है, और जिनके पास पैसे नहीं है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो वो जो गैप होता है अमीर और गरीब का, उसे कम किया जा रहा है। तो दिस इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सॉरी एंड स्टेबलाइजेशन। बोला इकोनॉमी डेवलप होगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्सेस से आएंगे। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्री से जब गुड्स इंपोर्ट हो रहा है सस्ते में, जैसे चाइना से गुड्स कोई सस्ते में मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग होकर के आपको, और इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो महंगा दे रहे हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होगी कि चाइना से सस्ता इंपोर्ट करो और इंडिया में सेल करो। उससे होगा क्या? हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी? खत्म होती चली जाएगी। तो ऐसे केस में हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए कई बार उन्हें अलग से सब्सिडीज वगैरह देते हैं कि भाई आप कम प्राइजेस पर सेल करो अपना आइटम, जिससे आप कंपेट कर पाओ और फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट ना हो, आपका प्रमोशन होगा। तो इन्होंने बोला ऐसे केसेस में जब हम बात करते हैं कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट पैसे को टाइम टाइम पर खर्च करती है, और वो पैसा अरेंज होगा कहाँ से? टैक्सेशन से। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन जैसी स्थिति को निपटने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो भी आपको टैक्सेस से कलेक्ट होता है। तो ये जो हमने हेडिंग्स यहाँ पर डिस्कस करे, तो जस्टिफिकेशन में पहला आ जाता है कि भाई टैक्स कलेक्शन का पर्पस बता दिया, दूसरा सपोर्ट फॉर सोशल सिक्योरिटी, तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फोर्थ वन इज ब्रॉडर फंक्शन ऑफ टैक्सेशन, और फिफ्थ वन इज सोवरेंटी एंड अथॉरिटी की बात करते हैं। तो नंबर लेविंग टैक्सेस रिफ्लेक्ट द स्टेट सोवरेन अथॉरिटी ओवर इट्स सिटीजन्स। बोला टैक्स जब आप लगा रहे हो तो ये इंडिकेट हो रहा है कि आपका जो गवर्नमेंट है ना उसके पास एक सोवरेन राइट्स है, उससे ऊपर बेहतर राइट्स किसी के पास नहीं है। उन राइट्स का इस्तेमाल करके ही वो आपके ऊपर टैक्स इंपोज कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन को शॉर्ट समराइज वे में भी आप डिस्कस कर यहाँ पर कर सकते हो, और एग्जाम के टाइम में इतना ही रिवाइज कर लेना, ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जस्टिफिकेशन एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर आ सकता है आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन भी जाते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पर आप सिर्फ ये जितना भी हमने डिस्कस किया सारा आपको पॉइंट मिल जाएगा, और आप अगर इसको नोट डाउन भी करते हो तो ये सफिशिएंट रहेगा आपका 4 मार्क्स में। आप इसे नोट करोगे तो हाफ पेज से ज़्यादा तक का कंसेप्ट आपका चला जाएगा। कोर प्रिंसिपल के तौर पर डिफेंस को फंड करना, लॉ, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट फंक्शंस को फंडिंग करने के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी, पुअर्स की हेल्प करना, रिटायर्ड डिसेबल्ड की हेल्प करना। साथ ही साथ में इकोनॉमिक गोल्स की बात करेंगे तो मैनेज द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड कंजम्पशन। ब्रॉडर रूल्स की बात करेंगे तो इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, डेवलपमेंट और इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। ये कीवर्ड्स आप मेंटेन कर लेना, बाकी से अपनी राइटिंग में अपनी लैंग्वेज में आप इसे क्या कर सकते हो? मेंटेन कर सकते हो। ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो आपके हैं, जैसे कि हमने इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सकते हो कि यहाँ पर हम जो रिच एंड पुअर के बीच का गैप क्या कर रहे होते हैं? कम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट्स लीगल अथॉरिटी को भी ये शो करता है कि भाई गवर्नमेंट का ही राइट है कि वो टैक्सेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा? हमने यहाँ बात करी जस्टिफिकेशन टू लेवी टैक्सेस। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस। जैसे हम बात करें टैक्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की, जब बात करते हैं तो हमने पहले ये समझना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर ना जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो हमको सब दुनिया एक जैसी लगती है। जैसे भी जस्टिफिकेशन की बात कर ली, हो सकता है हम जस्टिफिकेशन के पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल दें, लेकिन अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग मालूम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो शायद हम सही पॉइंट प्लेस कर पाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? कोई बताएगा? आप में से बहुत बार सुना होगा आपने ये। ट्वेल्थ लेवल तक थाउजेंड्स टाइम आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे और रटे भी होंगे। नहीं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस बताओ मुझे, बस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स?
विशेषताएं एकदम हिंदी वर्ड है, इसका हिंदी कन्वर्जन है। मैंने हिंदी कन्वर्जन नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ मुझे आप ऐसे बता दो विशेषताएं क्या होती हैं। फीचर्स और विशेषताएं, फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स दोनों को अलग अलग सेंस में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो, अब ध्यान से सुनना, ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स भी हमारे करेक्टरिस्टिक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि फीचर्स की मदद से भी हम किसी पॉइंट्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट फीचर्स जो होते हैं वो कई बार एक आइटम को सुपीरियर साबित करने के लिए एज कंपेयर टू अदर्स स्पेसिफिकली हाईलाइट करे जाते हैं। राइट, फीचर्स हमारी करेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनमें हम किसी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई इंसान की करेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो वो पॉइंट्स आप कन्वे करते रहोगे, भाई इंसान ऐसा होता है, इंसान वैसा होता है, वो पॉइंट्स आप एक एक करके बताते रहेंगे। फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स को कंबाइंड कर दो, आप जोड़ दो सारे पॉइंट्स को एक साथ, तो वही आपके मीनिंग और डेफिनेशन बन जाते हैं। मीनिंग एक जनरल तरीके से ऐड कर दिया और डेफिनेशन बन जाती है कि जैसे पर्सन स्पेसिफिक, मैंने कोई स्टेटमेंट बोला तो वो मेरी डेफिनेशन बन गई, राम ने बोला तो राम की डेफिनेशन बन गई, श्याम ने बोला तो श्याम की। तो जब कोई पर्सन स्पेसिफिक मीनिंग होता है कि भाई ऐसा उसने मीनिंग दिया था, तो वो तो डेफिनेशन होती है, किसी ने डिफाइन किया। और जब हम एक जनरल सेंस में किसी सारे ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स रख रहे होते हैं, वेरियस करेक्टरिस्टिक्स को कंबाइंड कर रहे होते हैं, फीचर्स को कंबाइंड कर रहे होते हैं, तो वही हमारा मीनिंग बन जाता है। अब यहाँ मुद्दा यह है कि टैक्सेशन की करेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, तो ये वो पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स को सुनने के बाद आप ये कह सकते हो यू आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सेस। जैसे मैंने बोला कि जिसकी दो आंखें होती हैं, एक नाक होता है, दो कान होते हैं, एक मुंह होता है, क्या हो सकता है बताओ? इंसान भी तो हो सकता है, हाँ या ना? तो ये वो करेक्टरिस्टिक है जहाँ जहाँ पर हम कंफ्यूज हैं कि जानवर है या इंसान। जैसे ही मैंने बोला इंटेलेक्चुअल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो जब इंटेलेक्चुअल की बात करेंगे, न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे, तो जब ऐसी बात करेंगे तो ये कैपेसिटी जानवर्स में नहीं होती, मतलब एनिमल्स में ये कैटेगरी नहीं होती। जानवर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें इंटेलेक्चुअल नहीं मिलेगा आपको, हाँ या ना? तो ऐसा कोई जानवर नहीं देखा होगा जो सीएस कर रहा हो, देखा है बेटा? कि हमारी क्लास में हमारे साथ एक एलिफेंट बैठ के पढ़ता है, या हमारी क्लास में हमारे साथ एक लॉयन बैठ के क्लास कर रहा है, ऐसा होता है क्या? घर पे जाके आप बता रहे हो कि आज तो सीएस करने के लिए एक ऐसा जानवर भी आया। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं एनिमल्स में वो सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। करेक्टरिस्टिक्स वो पॉइंट होते हैं, अब ध्यान से सुन लो, वापस मुद्दे पर आओ, जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। अब ये जो टैक्सेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हर एक पॉइंट आपको आपको ये ना बताया जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगेगा वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सेस। जैसे पहला जो कंपलसरी इन नेचर होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, हर एक करेक्टरिस्टिक्स आपको एकदम से डिफाइन नहीं कर सकती। सारी करेक्टरिस्टिक्स को एक साथ बोलेंगे तो कई बार पॉइंट्स हमारे को समझ में आता है। जैसे मैंने बोला दो आंखें, बताओ क्या होगा, तो वो तो इंसान और जानवर दोनों की हो सकती है। तो जैसे कंपलसरी इन नेचर, तो कंपलसरी इन नेचर तो टैक्स भी होता है, कंपलसरी इन नेचर तो और भी कुछ हो सकता है, हाँ या ना? लेकिन सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स जब निकल के आएंगी तो एक ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सेस। तो कंपलसरी इन नेचर। सेकंड बेटा, फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। टैक्स ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही पर्सन के थ्रू लिया जा रहा है, वो कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब सबसे लिया जाता है थोड़ा थोड़ा अमाउंट। हम सारी पब्लिक पर टैक्स लगाते हैं जिससे एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई सीज़न आता है, जैसे
कई बार रावण बना रहे हैं अपने मोहल्ले में जलाने के लिए दशहरे पर, तो कोई एक पर्सन पैसे खर्च नहीं करता, वो सारे बच्चे हर घर जाते हैं और वहाँ से फंड इकट्ठा कर लेते हैं बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन। और सारा मोहल्ला फिर उसका एंजॉय करता है, सारा गांव, सारा जो प्रॉपर एरिया होता है वो उस पर्टिकुलर इवेंट में एंजॉय करता है। पैसे तो सभी दे रहे हैं ना, तो दिस इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। आगे हम बात करेंगे कंपलसरी इन नेचर फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। टैक्स सबसे लिया जाता है कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में फॉर पब्लिक बेनिफिट, और बोला ये पैसा पब्लिक बेनिफिट के लिए ही खर्च किया जाता है। टैक्स में ऐसा नहीं होता कि आपसे टैक्स लिया गया है तो आपको ही बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे अंबानी से टैक्स हमने बहुत ज़्यादा लिया तो 10-20 रोड उसके नाम कर दिए, ठीक है, 10-20 रोड उसके नाम कर दिए, ऐसा नहीं होता। हाँ या ना, ऐसा होता है क्या? पता चला कि इस वाले रोड से सिर्फ अंबानी जाते, हम नहीं जा सकते, तो टैक्स में कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होता कि भाई जिससे भी पैसा लिया जा रहा है बस बेनिफिट उसी को पहुंचाया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि टैक्स अमाउंट कलेक्ट होता है और सोसाइटी एट अ लार्ज पर खर्च होता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर बेटा मेंशन है, आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स। पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है टैक्सेस की, कि ये कंपलसरी होता है। बेटा ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, देखो समस्या समझो, मुझे एग्जाम नहीं देना, मैं एक वर्ड को अगर 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि रिवीजन के टाइम पर आपको एफर्ट्स ना लगाने पड़े, जल्दी से याद आ जाए। वेरियस एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू कंटेंट क्रैम रहे। थोड़ा सा आज मेरे गले में दिक्कत चल रहा है तो मैं इसे शॉर्टकट में भी निपटा सकता था, जल्दी ख़त्म कर सकता था। एग्ज़ाम में आप लोगों को बैठना है, एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, ये बात समझो। हर एक बच्चे को सुनना आपकी जिम्मेदारी, हर एक बच्चे का ये सारे कंटेंट को सुनना आपकी जिम्मेदारी का पार्ट है, और तभी आप अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप रिप्लाई भी कुछ न कुछ अभी कर सकते हो। अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछूंगा तो शायद रिप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ या ना? एक डेमो के तौर पर क्लास में कुछ क्वेश्चंस करके देख लेता हूँ बेटा। बेटा पहली 2 रो में से कोई भी बच्चा मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं, पहले लास्ट वाले जो रो है बेटा, बालकनी वाले बच्चे, उनमें से मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। बताओ बेटा बताओ, ट्राई करोगे बेटा? नहीं नहीं, ये लास्ट रो थोड़ी है, ये तो मिड हो गया बेटा, ये पहले लास्ट हुआ करती थी। हाँ, ट्राई करोगे बेटा? कोशिश करो। थोड़ा मुझे कम दिखाई दे रहे हो, आप खड़े होके भी बता सकते हो। और ये टेंशन ना लो ज़्यादा गलत होगा या सही होगा, इसकी टेंशन ना लो, क्योंकि कोशिश करो कुछ बताने का, हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी जिस भाषा में बताना चाहो। कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होता है और गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, लिया जाता है, तो बोला कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होगा और गवर्नमेंट के थ्रू इसे कलेक्ट किया जाएगा, राइट। चलिए बेटा, अब आगे वाली रो में से कोई बच्चा मुझे आंसर करेगा? इसी डेफिनेशन को आप कन्वे करेंगे? हाँ हाँ, मैंडेटरी चार्ज उन्होंने बोला, कंपलसरी या मैंडेटरी एक ही बात हो गई। गवर्नमेंट के थ्रू इसे लगाया जाता है और इसमें कुछ पॉइंट्स, क्या बेटा? इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस पर, हाँ कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि अगर रिफ्यूजल है तो वो पनिशेबल होता है, ऐसा इन्होंने कन्वे किया। तो एक पॉइंट्स और यहाँ से निकल के आएगा, अगर टैक्स पे नहीं करेंगे तो वो पनिशेबल रहेगा। और बेटा कोई और इसके अलावा पॉइंट्स? टैक्स कहीं ना कहीं एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होता है, गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज होता है। और इतना जरूर बताओ कि भाई ये इंडिविजुअल्स और एंटिटीज पर ये कहीं ना कहीं लगाया जाता है। मेरा ये कहना है कि देखो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं रहता, उसको याद रहता। बेटा पीछे ध्यान से सुनो, बातें मत करो, देखो जितनी देर मैं बोल रहा हूँ उतनी देर कंसंट्रेट करा करो। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया, हो सकता है अगले का रिप्लाई ना कर पाए। बच्चे कह रहे हैं अब तो सर हमने रिप्लाई कर दिया, अब तो बातें करते हुए हम समझ सकते हैं। दिक्कत आती है बेटा, मैं भी समझता हूँ इस बात को। अगर हम
आप आपसी डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे स्किप हो जाते हैं और रिप्लाई हम नहीं कर पाते। जितनी देर क्लास पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुन लिया करो। और देखो, लाइफ को एक सिस्टमेटिक वे में जीना है आपको, ऐसे नहीं कि बस भीड़ की तरह हम जी रहे हैं। क्लास के दौरान आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको फोकस होकर पढ़ लो, कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा, जल्दी से रिटेन हो जाएगा, एग्जाम पास कर जाओगे, अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, सैलरी पैकेज बढ़िया हो जाएंगे, लाइफ बढ़िया चलेगी। दूसरी साइड में क्या होगा, और इंजॉय भी कर पाओगे। जब कम टाइम में कंटेंट रिटेन हो जाएगा, कम टाइम में सक्सेस मिल जाएगी, तो एंजॉय करने के लिए भी टाइम मिलेगा। और जब इसी जाल में उलझे रहोगे तो फिर लाइफ इंजॉय भी नहीं हो पाती उसके अकॉर्डिंगली। तो मैटर ये करता है कि आप ढंग से सुन लो और रिवाइज अच्छे से टाइम टाइम पर करते रहो। और घंटे 2 घंटे अपने लिए हंसी मजाक के लिए भी निकाल दो, लेकिन उस टाइम पर जब क्लास ना चल रही हो। जो भी दोस्त है उसे रोक लिया करो कि भाई दोस्त है तो रुक जा, हम आधे घंटे हमारे से सारी बातें शेयर करके चला जाए। तो दोस्त होगा तो इतना तो सुनेगा। वो क्लास के बाद रोक लिया करो उसे, ठीक है। मुद्दे पर हम वापस आते हैं बेटा। जैसे हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे और मैंने आपसे बोला कि हम जब भी कोई पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे तो उसको रिटेन रखने के लिए कंसंट्रेशन से सुनेंगे। यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स रखे। कंपलसरी इन नेचर होता है, कंपलसरी इन नेचर होगा, जाहिर सी बात है कि ये मैंडेटरी होता है, और अगर आप इसे पे नहीं करते तो फिर वो पनिशेबल हो जाता है। फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है। वेरियस जो सिटीजन्स होते हैं वो टाइम टाइम पर कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूशन का तरीका मैंने बताया कि जैसे कोई भी मोहल्ले में हम काम कर रहे हैं और पब्लिक का काम कर रहे हैं तो सबसे पैसे ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया एक तरीके से। पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है, ऐसा नहीं किसी एक पर्सन के लिए टैक्स का पैसा खर्च किया जाएगा। पब्लिक से ही पैसा लिया जा रहा है और पब्लिक पर ही उसे खर्च किया जा रहा है, ये भी करेक्टरिस्टिक्स इसकी रहती है। टैक्सेस आर लेवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, और साथ ही साथ पेड फ्रॉम द इनकम। टैक्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि टैक्सेस का पैसा ना हमारा इनकम से पे किया जाता है। टैक्स की हम बात करते हैं, टैक्सेस पेड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट। जब हमारे को इनकम होती है तो उस अमाउंट से हम टैक्सेस को पे कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, अगर इनकम नहीं होगी, तो फिर हमारे लिए टैक्सेस को पे करना भी क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल साबित होगा। तो जब भी हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम जैसे जैसे होती जाती है, उस इनकम से ही कहीं ना कहीं ये पर्सन टैक्स पे करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सोवरेन पावर टू लेवी टैक्स। टैक्स लगाने की जो पावर बेसिकली किसके पास रहती है, गवर्नमेंट के पास ये टैक्स लगाने की पावर बनी रहती है। तो सोवरेन पावर टू लेवी टैक्स किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। और नॉट अ कॉस्ट फॉर बेनिफिट। कॉस्ट फॉर बेनिफिट की जब बात करते हैं तो किसी से अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो उसको बेनिफिट दिया जाता है, तो दिस इज नोन एज कॉस्ट बेनिफिट। हम कितना खर्च कर रहे हैं और बदले में रिवार्ड कितना मिल रहा है। तो जो टैक्स पे करेगा उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। जो टैक्स पेयर होगा उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने करोड़ों रुपए दिए तो आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होने वाली। कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है उसको भी गवर्नमेंट उतना ही बेनिफिट पहुंचाएगी, और हो सकता है ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें गवर्नमेंट ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाती है, जिनके पास रिसोर्स होती है उनको गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देती। तो टैक्स कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता कि भाई ज़्यादा टैक्स पे करेंगे उसका कोई स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर। टैक्सेस के पैसे से हमारी कंट्री का ग्रोथ और वेलफेयर टाइम टाइम पर प्रमोट होता है। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स। ये की पॉइंट्स बेटा रिटेन कर लेना, सिर्फ बहुत डिटेल में आपको पैराग्राफ रिटेन करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक के लास्ट में सारे पॉइंट्स की समरी आपकी बना दी है। पहला पॉइंट क्या है बेटा, कंपलसरी मैंडेटरी बाई लॉ। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंट्रीब्यूशन, सिटीजन सपोर्ट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है बेटा पब्लिक बेनिफिट, एम्स एट सोसाइटल वेलफेयर। और साथ ही साथ में इनकम की बात करेंगे तो इनकम से ही टैक्स पे किया जाता है। सोवरेन पावर गवर्नमेंट के पास रहती है, गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है और किसी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, और इसे ग्रोथ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे पॉइंट्स को जो हमने डिटेल में चर्चा करी, कुछ सर्टेन से स्मॉलर पॉइंट्स जो हमने यहाँ मेंटेन कर रखा है, घर पर जा करके डेली बेस पर डिटेल में पढ़ने का अगर टाइम ना मिले तो एटलीस्ट जो शॉर्ट क्रक्स हैं इनको तो आप रिवाइज करोगे ही करोगे।
राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन की बात करेंगे, अगला हमारा हेड आएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। यहां तक बताओ बेटा, कोई किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी पॉइंट में, जल्दी से बताओ किसी बच्चे को। यहां तक के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे टैक्सेशन को लेकर के, इनमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट?